तो कल जो ग्लिच आया, रिकॉर्डिंग पूरी नहीं हो पाई, उसको एक बार फिर से दोबारा से कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, हमने कल फ्रिक्शन टॉपिक स्टार्ट कर लिया था। मैं यहां मिटा तो कुछ नहीं रहा हूं, थोड़ा रिवाइज करा रहा हूं। फ्रिक्शन 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 दो तरीके का होता है, या तो स्टैटिक होता है या काइनेटिक होता है, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ये टेंजेंशियली ही लगेगा, ये मोशन के अपोजिट नहीं, ये रिलेटिव मोशन के अपोजिट एक्टिवेट होता है। ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, पर मैंने बताया था ना, फ्रिक्शन केवल दो ही वक्त एक्शन में आता है। फ्रिक्शन दो ही वक्त मुंह उठाता है, या तो बॉडी एक्चुअली मूव कर रही हो, एक्चुअली में मोशन में आ गई हो, या ट्राई टू मूव तो करे, ट्राई टू मूव तो करे। और यदि बाकी बॉडी एक्चुअली मोशन में है, तब हम उस समय वर्ड इस्तेमाल करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। और हमने बॉडी पे कोशिश करी, पर हमारी कोशिश सफल नहीं हो पाई, ठीक है, तो अब हम उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रिक्शन की जो डेफिनेशन है, इट इज वन टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स विच एक्ट टेंजेंशियली इन बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट। दो सरफेस होंगी यहां, बहुवचन। देखो, इसकी टॉप सरफेस और इसकी बॉटम सरफेस, इन दोनों को समझ गए, ये दोनों टच हो गई, यानी इसकी टॉप सरफेस और इसकी बॉटम सरफेस, इन पर फ्रिक्शन लगता है, इनके बीच में। और टेंजेंशियली यदि बॉडी इधर जा रही है, तो इस पर फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, ठीक है। तो लेकिन एक और चीज, जैसे ये जो वेरी फर्स्ट फिगर है, जिसमें बॉडी सिर्फ रखी है, अप्लाइड फोर्स कितनी है, 0 न्यूटन, यानी हम उसे खिसकाने की कोशिश भी नहीं कर रहे। तो यदि अप्लाइड फोर्स 0 है, तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं काम करेगी, फ्रिक्शन होगी ही नहीं, यहां पर 0 न्यूटन की फ्रिक्शन होगी। लेकिन जैसे आपने 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, अप्लाइड, एफ माने अप्लाइड फोर्स, 2 न्यूटन की लगाई, तो फ्रिक्शन, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, ये बिल्कुल कुत्ते की तरह होता है, सूंघ लेता है। ये कुत्ते की तरह मानना है इसको, सूंघ लेता है ना। सूंघने की शक्ति, तुमने 2 न्यूटन लगाया है तो ये 2 न्यूटन ही लगा लेता है। और कुत्ते की एक और आदत, एक लिमिट तक पीछा करता है ना आपका, पता ना, जब आप गाड़ी चलाते हो तो भाई भाव 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 करते, पता नहीं क्या होने आ जाता है, लेकिन एक लिमिट तक पीछा करता है, एंड तक तो छोड़ के नहीं आएगा ना। थोड़ी देर तक आपकी गाड़ी चलती है तो भाव भाव करते, तो वही बिल्कुल कुत्ते की तरह होता है, सूंघ लेता है कि मुझे कितना लगना है, और एक लिमिट तक आपका पीछा नहीं छोड़ता। आपने यदि 2 न्यूटन लगाई, तो ये सूंघ लेगा कि इस बंदे ने इधर लगाई है, ये बॉडी इधर खिसकना चाहती है, तो ये इधर लग जाएगा 2 न्यूटन। तो इसी बॉडी पे 2 इधर 2 इधर, तो बेचारी ये तो कैंसिल हो गई। तो इस बॉडी पर जब हम F बराबर ma लगाएंगे ना, इस समय F बराबर ma, तो बताइए F की जगह क्या रखा जाता है, F की जगह रखा जाता है नेट फोर्स, जो कि इस पर कितनी है इस समय, 0। इसलिए ये बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो रही। थोड़ा इसलिए जल्दी खींच रहा हूं क्योंकि कल पढ़ा चुका हूं। फिर हमने लगा कि शायद फोर्स कम है, तो हमने 15 न्यूटन कर दी, तो बदतमीज 15 न्यूटन हो गई। अच्छा, इस बात को आप ऐसे समझिए, एक चीज और समझाता हूं। जैसे एक रस्सी है ना, और सब रस्सी है, और इसकी जो मैक्सिमम टेंशन सहन करने की क्षमता है वो 600 न्यूटन है। इमेजिन करो 600 न्यूटन झेल सकती है, जहां ये 600 है कोई, वो टूट जाएगी। तो बता ना, एक सिंपल फिजिक्स, यदि मैं इस पर एक 10 केजी का बॉडी, मान लो 10 केजी की बॉडी लटका दूं, mg, थोड़ा जल्दी खींचूंगा क्योंकि ये पढ़ चुका हूं, तो बता ना, ये इस पर इधर टेंशन मारेगा, ये इस पर इधर टेंशन मारेगा, बॉडी रेस्ट पर है, तो बॉडी यदि रेस्ट पर है तो टी और mg कैसे होंगे, बोलो, बराबर। भाई यदि ये बॉडी रेस्ट पर है तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स बराबर होंगी, तो टी बराबर mg, तो टी की जगह टी, एम की जगह 10 और जी भी 10 ले लेता हूं, तो कितनी, तो बताइए रस्सी में कितनी टेंशन आ गई, रस्सी में 100 न्यूटन की टेंशन आ गई, लेकिन रस्सी टूटेगी नहीं। लेकिन अब एक और चीज देखना, यहां पर मैं एक चीज समझाता हूं, रस्सी की तरह यदि मैं इस वेट को, प्लीज बिना ब्लिंक किए हुए देखना, यदि मैं इस वजन को 10 से 15 कर दूं, मैंने थोड़ा वजन बढ़ा दिया, इस पर वेट रख दिया, बढ़ा दिया, तो जैसे मैं इसे 10 से 15 करूंगा, तो यहां आप m की जगह फिर क्या रखोगे, 15, यहां 15 रखोगे, फिर ये आंसर आएगा 150। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि इस रस्सी में टेंशन बढ़ गई, यानी ये बॉडी अभी भी एक्सेलरेट नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। नीचे 15, ऊपर 15, तो बताओ रस्सी में टेंशन बढ़ गई ना, रस्सी ने अपने आप ही सूंघ लिया ना, अपने आप ही। अब बताना, इस रस्सी में पहले 100 न्यूटन थी, लेकिन अपने आप ही उसी रस्सी में 150 हो गई, नहीं हो गई, उसने 150 का जवाब 150 से दिया, यानी रस्सी 150 न्यूटन तक को कैलिबर मतलब वहां गई। अच्छा सपोज करो मैं इस एम को 50 कर दूं, सॉरी 50 कर दूं,
है ना, मैंने वजन और बढ़ा दिया तो ये 500 न्यूटन हो जाएगा। तो बताना नीचे 500 तो ऊपर 500, उसी रस्सी में टेंशन बढ़ गई ना, तो बताना टेंशन पीछा कर रही है ना हमारा, कर रही है नहीं कर रही पीछा, लेकिन एक लिमिट तक। क्योंकि यदि आपने यहां पर 60 रख दिया, मान लो वजन 60, तो 600 न्यूटन। अब पता है रस्सी एट द धप्पा है टूटने की, एक नया वर्ड आपकी डिक्शनरी में आया था ना, वर्ज, एक नया वर्ड कल डिक्शनरी में है ना, एट द, तो नाउ रस्सी इज एट द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग, रस्सी एट द वर्ज ऑफ टूटना। अब जरा चिन्नी भी इसमें चिड़िया आके बैठ गई, इमेजिन करो, बताना ये 60 ये 10, 600 न्यूटन, तो यानी रस्सी में टेंशन 0 न्यूटन भी हो सकती थी, 10 भी हो गई, 20 भी होगी, 600 तक पीछा किया ना। लेकिन जैसे ही तुमने यहां 61 कर दिया तो ये हो जाएगी 610, जो कि रस्सी नहीं झेल पाएगी, कटा टूट जाएगी। डू यू पल्ले? तो सेम स्टैटिक फ्रिक्शन भी एक लिमिट तक पीछा कर रहा है। अच्छा एक और चीज, इस वाले एग्जाम्पल में रस्सी मैक्सिमम टेंशन 600 सहन कर सकती थी, लेकिन यदि मैं रस्सी की जगह रस्सा लिया हूं, ये थोड़ा मोटा ले लूं, तो इसकी थोड़ी टेंशन, जो मैक्सिमम टेंशन, जो झेलेबल क्षमता होगी, वो हो सकता है 1000 न्यूटन हो। एग्री करते हो इस बात को या नहीं? इस बात को एग्री करते हो कि नहीं करते हो कि अब ये रस्सी नहीं ये रस्सा है, तो ये थोड़ा ज्यादा टेंशन झेल लेगी, ये 600 न्यूटन पे भी नहीं टूटेगी, 61 किलो लगा दिया तो भी नहीं टूटेगी। तो जैसे हर रस्सी के लिए मैक्सिमम टेंशन सहन करने की क्षमता अलग अलग है, वैसे ही जब कोई बॉडी किसी दूसरी सरफेस पर रखी जाती है, ठीक है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एक लिमिट तक पीछा करता है। तो थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लेता हूं कि इन दोनों के लिए टाइप हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन उस कुत्ते की तरह कर रहा है, मैं 50 न्यूटन तक पीछा नहीं छोड़ूंगा इसका। तो जब आप 2 लगा रहे हो तो वो 2 लग गया, जब आपने 15 लगाया तो 15 लग गया। हमें लगा हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हमने 15 पलट दी, हमने इधर लगा दिया, तो वो भी उसने कुत्ते की तरह सूंघ के 15 उधर लगा दी। हमारे हमेशा इंपेंडिंग मोशन के अपोज करता है ये, रिलेटिव मोशन के अपोज। 15 इधर 15, तो बेचारे पे नेट फोर्स तो जनरेट ही नहीं हो पा रही। फिर हम ऐसे 30 तो 30, अब आ जाइए यहाँ पे, मैंने इस पे 50 न्यूटन लगा दी, ये 50 न्यूटन पहुंच गई, ये 50 न्यूटन तक कुत्ते की तरह पीछा वहां तक कर लिया इसने, इमेजिन करो। अब ठीक है, अब यदि मान लो मैंने अगले फिगर में यानी 50 के बदले 50 तक तो पीछा किया है, ठीक है ना, जैसे इस वाले रस्सी का मैं 600 न्यूटन तक पीछा किया। अब यदि मैंने यहां पर 51 न्यूटन फोर्स लगाई तो ये बॉडी हम मोशन में आ जाएगी। अब आ जाएगी मोशन, जैसे यदि उस रस्सी में 61 किलो वजन लगाया था तो रस्सी टूट गई और फिर वो मोशन में आ गया, ब्लॉक आ गया, नहीं आ गया ब्लॉक, रस्सी टूट गई, मोशन ब्लॉक मोशन में आ गया। तो जैसे यदि आप 51 न्यूटन लगाओगे तो आपने उस लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो बैरियर है वो तोड़ दिया और बॉडी आ गई मोशन में। तो पहली बात तो हम इसे आप काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। और दूसरी बात, जैसी बॉडी एक बार एक्टिवेट हो जाए मोशन में तो काइनेटिक फ्रिक्शन अपने नखरे थोड़े से कम कर लेता है, यानी 50 की बजाय 49, 48, ठीक है, मैं 48 लिख देता हूं। ये अब सबका एक सवाल है, सर ये पता कैसे चलेगा? उसके लिए फॉर्मूला दूंगा मैं अभी, ये भी पता चल जाएगा कि सर इसमें किस लिमिट तक पीछा होगा। हमें कैसे, सवाल ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो कुत्ता कहां तक पीछा करेगा? तो इस सवाल का जवाब आएगा, बकायदा मैथमेटिक्स आएगी, उसमें बताया जाएगा फॉर्मूले में कि एफएस कहां तक पीछा करता है। तो एफएस, ये भी एफएस, ये भी एफएस। एफएस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बॉडी को मूव ही नहीं करने दे रहा, बॉडी को रेस्ट पे रखाए हुए है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ये भी स्टैटिक, लेकिन ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, मैक्सिमम। इसके बाद यदि आपने जैसे 50 से 51 किया तो बॉडी मोशन में आ गई। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और यदि आपने दिल दिमाग आत्मा से इसको समझ लिया तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। इस लिमिटिंग फ्रिक्शन वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन एट विच द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, बिल्कुल मोशन के कगार पे तैयार है, जेट सेट गो। जेट भी बोलते थे, जरूरी नहीं है गेट बोलो, वो एक एड आया था ऋतिक रोशन का बहुत पहले, ठीक है, तो बिल्कुल जेट की रफ्तार से चल रहा है, तो बिल्कुल ये तैयार है, बिल्कुल बस धाए करने की देर है। जैसी 50 से 51 हुई ये बॉडी मूव कर जाएगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की एक बार डेफिनेशन और सुन लो। पहली बात, लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लास्ट लिमिट है, ठीक है, तो इट इज दैट स्टैटिक फ्रिक्शन
एट विच द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, मोशन में नहीं है लेकिन मोशन की स्टेज तैयार हो चुकी है बिल्कुल, ठीक है। तो ये थी कहानी, ये स्टैटिक फ्रिक्शन। ये अब मैंने कल ग्राफ भी बताया था, तो सुनिए एक मिनट, यहां तक तो ग्राफ समझ में आ गया होगा कि जब आप अप्लाइड, इधर अप्लाइड फोर्स और इधर फ्रिक्शन फोर्स, तो जब आप अप्लाइड फोर्स 0 लगा रहे थे तो फ्रिक्शन फोर्स थी नहीं, फिर आपने कितनी लगाई, 2 तो 2, 4 तो 4, 10 तो 10, 15 तो 15, 50 तो 50। और जो सबसे है नहीं, उसके बाद क्या हुआ, जैसी आपकी अप्लाइड फोर्स 50 को क्रॉस करके क्या हो गया बोलो, जैसे ही आपकी अप्लाइड फोर्स ने अप्लाइड फोर्स 50 को पार करके 51 हो गई, 51, 52, 53, 54, तो फिर बॉडी ना मोशन में आ गई और काइनेटिक फ्रिक्शन फिर थोड़ा सा कम हो जाता है, देखो थोड़ा कम, और फिर यूं खींच देना है सीधे 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 का मतलब जैसे 50 न्यूटन, ये है 50 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है 50। उसके बाद जैसे ही आपने उस बाधा को तोड़ दिया, उसके बाद फ्रिक्शन थोड़े से नखरे कम कर लेगा और यहां से यहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन और यहां से यहां तक अब काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। मतलब ये वाले फिगर के बाद ये वाला फिगर भी देखिए कि जब आपकी अप्लाइड फोर्स 51 न्यूटन थी तो काइनेटिक फ्रिक्शन 48 न्यूटन हो गया, लेकिन जब आपकी अप्लाइड फोर्स 80 न्यूटन हो गई, आपने और बढ़ा दी तो वो और तेज भगेगा, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन फिर फिक्स रहता है 48 न्यूटन। यहां तक मैं मान लू, यहां तक थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब सिर्फ एक क्वेश्चन रहता होगा कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये कुत्ता कहां तक पीछे करेगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा बस एक सवाल रह गया कि हमें पता कैसे चले, ठीक है। तो चलिए उसके लिए एक मैथमेटिक्स है, होपफुली कि मैं यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ये ग्राफ भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसा लगता है, लगने पे नहीं जाना हमें, ठीक है। हाँ लगना, यदि ऐसा लगता है तो, ऐसा लगता है तो लगने में कोई बुराई नहीं, ठीक है। बस फिजिक्स को ऐसे ही नहीं पढ़ना कि ऐसा लगता है, ऐसे ही नहीं पढ़ना, ठीक है। दिल से, दिल की नहीं सुननी बेटा फिजिक्स में, मैं बार बार कह चुका हूं, दिल तो पागल है बेटा, शाहरुख बार भी दिल तो पागल है कह चुका है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। मैं एक बार डेफिनेशन कनेक्ट कर दूं सारी, ठीक। हाँ आंख, ओहो सॉरी बेटा, आंख ब्लिंक कर लो बेटा, हाँ वो बेचारा पूछ रहा है सर आंख ब्लिंक कर ले, हाँ कर लो। ऐसी एक बार में ना मेरे को निमोनिया हो गया था, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर की, तो डॉक्टर ने दवाई लिख दी, उसने कहा आप नहाना मत, है ना, 2-3 दिन नहाना मत। अब मैं जब भी जाऊं उसका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिले, है नहीं, साल भर बाद गया तो मैं साल भर बाद पूछा सर अब तो नहा लूं मैं, हाँ तो वही चीज, अब तो ब्लिंक कर लूं। पता नहीं लोग यार 25-25 दिन बिना नहाए कैसे रह लेते हैं, हाँ 25-25 दिन, मेरे तो 20वें दिन खुजली चालू हो जाती है, 20वें दिन खुजली चालू हो जाती है, लास्ट है मेरी तो ठीक है। चलो अब फ्रिक्शन की डेफिनेशन को अरेंज कर देता हूं मैं एक बार। देखिए एक और चीज समझिए प्लीज, एक चीज और समझिए, फिर एक साथ मैथमेटिक्स बताऊंगा। ये कोई बॉडी है रखी हुई है सरफेस पर, ठीक है, और इस बॉडी पर मैंने, इमेजिन करो 2 न्यूटन फोर्स, ये वही वाला एग्जांपल है जो मैंने मिटा दिया, इमेजिन करो, दोबारा बना रहा हूं मैं, ठीक है, वही 50 न्यूटन तक पीछा करेगा कुत्ता, तो ये 2 न्यूटन, तो बताइए इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी हो गई, इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन एक्टिवेट हो गई। तो ये जो फ्रिक्शन है ये कब एक्शन में आया, जब बॉडी मूव और ट्राई टू मूव करती है। ये क्या चीज है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स जो टेंजेंशियली लगती है, पता है। अब एक चीज और ऐड कर रहा हूं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स तो इसमें अब भी लग रही है जो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। बताना ये बॉडी सरफेस पे रखी है, तुम्हें ध्यान है, ये इधर mg लगाएगा सरफेस, ये तो धरती माता ने लगाई, तो ये जो सरफेस है ये भी तो इस पर एक फोर्स लगाएगा। पढ़े या नहीं पढ़े, लिफ्ट वाली प्रॉब्लम में जो था, लिफ्ट वाला, जब मैं किसी, जैसे मैं इस समय फर्श पे खड़ा हुआ हूं तो मैंने फर्श पर कुछ तो एक्शन लगाई दिया, तो बदले में न्यूटन थर्ड लॉ, बदले की भावना वो मुझ पे लगाएगा। तो इस रिएक्शन को ना अब हम आज के बाद, वैसे तो पहले जो नाम दिए वो ठीक थे, लेकिन आज के बाद थोड़ा एन नाम देने जा रहा हूं। एन माने नॉर्मल रिएक्शन, क्या नाम है इसका, नॉर्मल रिएक्शन। हालांकि इससे पहले मैंने इसको हमेशा आर नाम दिया है, लेकिन आज से मैंने इसका नाम और थोड़ा अपडेट, कहते हैं ना ऐप अपडेट हो जाती है और एक्यूरेट हो जाती है, तो अब इसे नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे। क्यों,
क्योंकि इमेजिन करो यदि मैं इसमें से ब्लॉक हटा दूं, mg हटा दूं, मैंने क्या कहा, इमेजिन करो कि मैंने इसमें से ब्लॉक हटा दिया और ये mg हटा दिया, तो ये n ऐसे है ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल है, ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया नॉर्मल रिएक्शन। ये फोर्स किसने लगाई है? सरफेस इन कांटेक्ट, यानी ये फाइल और ये कवर, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है। किसने लगाई है? इसको सिस्टम मान रहा हूं मैं, इसको रख दिया है, इसको सिस्टम मान रहा हूं, इसको, तो बताइए इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, किसने लगाई? फाइल ने, लग रही है ना। लेकिन अब एक और चीज, जैसे ही बॉडी पे आपने फोर्स को अप्लाई किया, इस समय मैंने कोई एफ, देखो इस समय एफ ए कितना है? 0, कितना? 0, तो यहां कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है इसमें, लेकिन जैसे ही मैंने उस पर अप्लाई किया तुरंत फ्रिक्शन फोर्स एक्टिवेट हो गया 2 न्यूटन। लेकिन बेटा mg इस पर अब भी है, जो मैंने पिछले जब अभी जो फिगर बनाया था उनमें दिखाई नहीं थी, दिखाई नहीं थी, पर थी जरूर। और एक ये रही, बेटा ये डायग्राम समझने की कोशिश करो, ये फोर्स कौन सी? जो मैंने लगाई इस बॉडी को खिसकाने के लिए, 2 न्यूटन। ये कौन सी फोर्स? ये किसने लगाई है? नहीं, किसने लगाई है? ये और ये दोनों फोर्स इस सरफेस में लगाई है, सरफेस इन कांटेक्ट। फिर से बता रहा हूं, ये फोर्स किसने लगाई है? अप्लाइड बाई सरफेस इन कांटेक्ट। और ये किसने लगाई है? ये भी इसी ने लगाई है। यानी ये जो सरफेस इन कांटेक्ट है, ये नॉर्मल रिएक्शन तो इस पे हमेशा लगाएगा, लेकिन यदि आप बॉडी को खिसकाओगे या खिसकाने की कोशिश करोगे तो एक टेंजेंशियल फोर्स और एक्टिवेट हो जाएगी। यानी एक बाप के 2 बेटे हैं ये, एक ही बाप के 2 बेटे। हम इन दोनों को यदि एक ही नाम से पुकारना चाहे तो कांटेक्ट फोर्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कांटेक्ट फोर्स। यदि मैं ये फाइल इसके नीचे से हटा दूं तो इस पे ना तो फ्रिक्शन लग सकती ना नॉर्मल रिएक्शन लग सकता। जैसे ही मैंने इसको टच किया इस समय, तो इस समय इस पे सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन है। किसने लगाई? इस फ्लोर ने, इस फाइल ने। और इसे यदि मैं खिसकाता हूं या खिसकाने की कोशिश करता हूं तो नॉर्मल रिएक्शन के साथ साथ एक टेंजेंशियल फोर्स भी जिंदा हो जाती है। तो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स बोथ आर कॉन्टेक्ट फोर्स, बोथ आर द बच्चा ऑफ, बेबी ऑफ, मतलब दोनों बच्चे हैं किसके? कॉन्टेक्ट फोर्स के। यदि आपसे यहां कॉन्टेक्ट फोर्स पूछे तो सिर्फ ये नॉर्मल रिएक्शन है। अच्छा, ये mg कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं है, बताना। यदि ये कवर नीचे गिर रहा है तो ये तो बिना तो mg से गिर रहा है, जबकि अर्थ तो इसके साथ कॉन्टेक्ट में नहीं थी। तो कॉन्टेक्ट फोर्स इस ये नॉर्मल रिएक्शन और इसमें एक चीज और आ गई, ठीक है। और यदि मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दूं, सिर्फ इन दोनों का, तो आप सोचो क्या नाम दे देना चाहिए इसको? सिर्फ इन दोनों का, एक ये नॉर्मल रिएक्शन और ये फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इसका रिजल्टेंट निकालो तो यूं जाएगा ना रिजल्टेंट। तो इस रिजल्टेंट को बोलते हैं रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, आप जैसे कोई फोर्स पढ़ते हो या रिजल्टेंट ऐसे पढ़ते हो, ठीक है। आपसे कहूं मैं ये डायरेक्शन कोई थीटा है तो इसके कंपोनेंट तोड़ो, तो कंपोनेंट तोड़ना तो आपको आ गया। एक कंपोनेंट ये होगा r cos थीटा और एक कंपोनेंट ये होगा r sin थीटा। तो ये r cos थीटा और r sin थीटा कौन है? एक ही बाप की 2 औलाद। तो वैसे ही इस बाप की ये 2 औलाद हैं। अब औलादों के नाम रखने के लिए देखो, एक बात बताओ, एक आदमी ने शायद पूछा भी था, एक आदमी के 3 बच्चे थे, शायद पूछा भी था, एक आदमी के 3 बच्चे, उसमें बीच वाले का नाम छोटू था, बीच वाले का नाम छोटू था। तो सबसे बड़े, जिसने पहले सुन लिया वो प्लीज जवाब ना दे। बीच वाले का नाम छोटू था, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे वाले का क्या नाम होगा? जल्दी बताओ। एक आदमी जिसके 3 बच्चे, बीच वाले का नाम छोटू, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे वाले बच्चे का क्या नाम होगा? एक वाहियात सा क्वेश्चन है ना, पर कुछ भी हो सकता है। तो नाम था, बड़े वाले का नाम था छोवन, दूसरे वाले का छोटू, छो3, ऐसे नाम, ठीक है। छोवन, छोटू, चौधरी। ओके चलिए, अब मैं अचानक क्या बात, तो नाम जैसे यहां सिस्टमेटिकली रखे ना, वैसे ही ये रहा बाप, ये क्या है? रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। इसकी ये 2 औलाद हैं,
क्योंकि ये औलाद सरफेस के नॉर्मल है, मैंने अभी ये इनविजिबल करके दिखाया ना, इस सरफेस के नॉर्मल है, तो इसलिए इसको नॉर्मल रिएक्शन नाम दे दिया, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स दे दिया। और ये वाली औलाद टेंजेंशियल है, तो ये टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स है। बस टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स का एक नाम और मिल गया है, फ्रिक्शन। क्या नाम है? फ्रिक्शन। लेकिन अब आप बताइए, ये दोनों ध्यान रखना, दोनों ही कांटेक्ट फोर्स है, बस ये वाली को आज हम पढ़ रहे हैं, ये तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, कई बार यूज भी कर चुके हैं। ये वाली कब एक्शन में आती है? When body move और try to move। यदि बॉडी ट्राई टू मूव करेगी तो इसका नाम एफ होगा, और बॉडी एक्चुअल में मूव करेगी तो इसी का नाम एफ हो जाएगा। होपफुली ये भी समझाने में सफल हुआ। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इमेजिन करो ये कोई दीवार है, ठीक है? एग्जांपल तो इनफाइनाइट है, सारे तो नहीं बता सकता। मैंने एक ब्लॉक ऐसे करके, अब ऐसे हो सकता है ब्लॉक स्टेबल हो सकता है क्या? एक दीवार पे मैं केवल ब्लॉक या तो फील ठोकूं, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि ये कवर में इस पर हाथ डालूं रुक जाए? नहीं ना, तो मुझे यहां पर एक एफर्ट देने पड़ेंगे। देखो अब रुक गया। तो सुनना बेटा, जैसे ही मैं इस पे इधर एफ ए लगाऊंगा इसे रोकने के लिए, इतना समझ में आया? इसे रोकने के लिए मुझे, देखो सबके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है, नहीं लगाऊंगा तो ये खिसकेगा, ठीक है? और एक सफिशिएंट अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सुनिए, मैं इस पर ऐसे अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूं, तो पता है अब ये सरफेस इस पर ये नॉर्मल रिएक्शन देगा और एक ये फ्रिक्शन देगा इधर। बताइए ये फ्रिक्शन इधर क्यों है इस बार? बताइए, सोचिए। क्योंकि ये बॉडी नीचे ट्राई टू मूव कर रही थी। देखो यदि मैं इस फोर्स को थोड़ा सा भी ढीला कर दूं तो बॉडी नीचे की ओर ट्राई टू मूव, तो जिधर बॉडी का रिलेटिव मोशन होगा उस सरफेस के फ्रिक्शन फोर्स सूंघ लेती है उस कुत्ते की तरह कि साला मुझे तो अपोजिट ही आना है। तो ये बात समझ में आ गई, इसमें फ्रिक्शन फोर्स इधर होगी। बोलो, ये फ्रिक्शन फोर्स इसमें इधर होगी नहीं होगी? ये समझ में आया? और एक मिनट इमेजिन करो, ये बॉडी ना होके बहुत बड़ा पत्थर हो गया। इमेजिन करो बहुत बड़ा पत्थर है और मैं रोक नहीं पा रहा हूं दम लगा के भी, तो ये बॉडी नीचे खिसकेगी। तब इसका नाम होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या नाम होगा फिर? यदि ये बॉडी नीचे खिसकने में सफल हो गई तो फिर इसी फ्रिक्शन का नाम काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और मेरी फोर्स ने उसको रोक लिया तो इसका नाम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और ध्यान रखना, ये जो दीवार है इस बार दीवार कांटेक्ट में, तो इस दीवार ने इस ब्लॉक पर एक तो ये फोर्स लगाई, तो इस फोर्स का नाम मैंने एन क्यों दिया? क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है? ये अप्लाइड फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मैं आपसे एक पजल पूछूं, बताइए, ढूंढिए, यदि मैं इसको एज अ मैकेनिक सॉल्व करूं तो बताइए ये ब्लॉक ऊपर क्यों नहीं जा रहा? ऊपर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इस पे तो एफ एस ऊपर लग रही है, तो ऊपर खिसकना चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि नीचे एक अभी पिक्चर अभी बाकी है, एक एमजी और लग रही है। पिक्चर अभी बाकी है, एक एमजी भी लग रही थी जो मैंने दिखाई नहीं थी, ठीक है ना? तो इस एमजी एफ एस कैंसिल हो गए, इधर एफ ए और एन कैंसिल हो गए, तो ना तो ये ब्लॉक इधर उधर जा रहा है ना ये इधर उधर जा रहा। होपफुली इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि क्या है फ्रिक्शन फोर्स। थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, समझ में आने लगेगा। एक बाप की दो औलाद, दिस इज रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, दिस इज नॉर्मल कंपोनेंट, दिस इज टेंजेंशियल कंपोनेंट। द टेंजेंशियल कंपोनेंट इज नेम्ड एज फ्रिक्शन फोर्स, इट मे बी स्टैटिक, इट मे बी काइनेटिक। नाउ अब इसके फॉर्मूले की ओर आते हैं, ठीक है? चलिए फॉर्मूले की ओर आते हैं। अब आपको एक बात बताता हूं, हमारी फिजिक्स में एफ एस का कोई फॉर्मूला है ही नहीं। एफ एस का कोई फॉर्मूला ही नहीं है फिजिक्स में, है? इतनी फिजिक्स आगे बढ़ गई, लेकिन टेंशन मत लो, हमारे पास जुगाड़ है। हमारे पास एफ एस का कोई फॉर्मूला नहीं होता, हमारे पास एफ एस मैक्सिमम का फॉर्मूला है। एफ एस मैक्सिमम का मतलब, हाँ, एफ एस मैक्सिमम का मतलब कि वो कुत्ता कहां तक पीछा करेगा, फाइनली वो बाधा, मतलब किसी बॉडी को वाकई एक्चुअली मूव कराने के लिए आपको एफ एस मैक्सिमम की बाधा तोड़नी है ना। होपफुली ये समझ में, तो हमारे पास एफ एस का नहीं फॉर्मूला होता, एफ एस मैक्सिमम के फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। तो चलिए, और क्या चाहिए हमें? चाहिए ही यही, हमें एक्चुअल में सोचना। मैंने भी क्या बोला, एफ एस का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो जो फिजिक्स दिल से दिमाग से पढ़ने लगे, समझ में आने लगी, वो रोने लगेंगे, अबे यार ये क्या हुआ शिट। लेकिन जैसे मैंने कहा एफ एस मैक्सिमम का फॉर्मूला है, तो आप क्या सोचोगे, अरे फिर तो कोई बात ही नहीं है, हमें तो जो चाहिए वो है ना फॉर्मूला। तो चलिए
इमेजिन करो, एक सिचुएशन देता हूं, चलो दो सिचुएशन देता हूं। एक तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब ए। अब इस पे पता ना, यदि मान लो अप्लाइड फोर्स इधर है और एकदम बैलेंसिंग है, ठीक है, उतनी है कि इस एफएस मैक्सिमम को आगे आना पड़ा। किसको? एफएस मैक्सिमम को, यानी बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन। ये कौन सी सिचुएशन दी मैंने? बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन। अच्छा, एक इस पर ये वाली फोर्स लग रही होगी, ठीक है ना, एन, और एक mg लग रही होगी। बोलो ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इस समय इस पे चार फोर्स लग रही है। एफ अप्लाइड जो हमने किसी एक्सटर्नल बंदे ने लगाई, mg जो धरती माता ने लगाई। अब ये एन और एफएस मैक्सिमम किसने लगाई? जल्दी से एक बार और टाइप कर दो, एन और एफएस मैक्सिमम किसने लगाई? सरफेस इन कांटेक्ट ने। किसने? सरफेस इन कांटेक्ट ने, जिसपे ये रखा हुआ है, ये दोनों ही फोर्स। तो क्योंकि एक ही बाप के दो औलाद है, एक ही बाप की दो औलाद है, तो इट इज फाउंड दैट प्रैक्टिकली, इट इज फाउंड दैट दोनों भाई भाई हुए ना, दोनों भाई भाई हुए, बस अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, एक नॉर्मल काम कर रहे हैं टेंजेंशियली। इट इज फाउंड दैट नॉर्मल रिएक्शन जितना तगड़ा होगा, नॉर्मल रिएक्शन एफएस मैक्सिमम भी उतना ही तगड़ा होता है। दोनों भाई भाई प्रोपोर्शनल होते हैं। ये तगड़ा तो ये तगड़ा, ये इफेक्ट तगड़ा। ध्यान रखना, ये कौन है? नॉर्मल रिएक्शन, कांटेक्ट फोर्स। ये क्या है? कांटेक्ट फोर्स। दोनों ही कांटेक्ट फोर्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है ना? एक ही बाप की दो औलादें। एक और चीज, एन नाम से, यहां एन फॉर मैंगो नहीं है, एन फॉर नॉर्मल रिएक्शन है, ये फोर्स है। मास पे नहीं बात करेंगे बेटा, हर्ष, अभी मास अलग चीज है। अभी मैंने, अच्छा एक मिनट, मास से नहीं बोलेंगे, क्योंकि मान लो ये वाली सिचुएशन दे रहा हूं मैं आपको, ये वाली सिचुएशन दे रहा हूं आपको, दीवार वाली। अब पता ना इस बॉडी को टू कीप स्टेबल, स्टैटिक, देखो इस पे mg इधर लग रहा होगा, है ना, और सपोज करो एफएस मैक्सिमम को आना पड़ा, तो बेटा आपकी अप्लाइड फोर्स इधर और नॉर्मल रिएक्शन इधर, तो यहां जितना आप अप्लाई फोर्स कर दोगे उतना नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा, और इसमें ये दोनों प्रोपोर्शनल होंगे। ध्यान रखना, मतलब इसमें भी यही दोनों प्रोपोर्शनल होंगे। इसे अभी एम से कनेक्ट मत करना, एम से कनेक्ट हो रहा है वो एक सिचुएशन हो सकती है, कोइंसिडेंस हो सकता है। तो बताना एफएस मैक्सिमम, इसका क्या नाम है? एक और, इसका एक नाम और है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन। भूल मत जाना, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन माने स्टैटिक फ्रिक्शन की सबसे लास्ट लिमिट, जहां तक वो पीछा करता है। तो एफएस मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनली साइन हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है, और एक कांस्टेंट की शक्ल जरूरी नहीं है हर बार के हो, इस बार वो शक्ल म्यू एस के रूप में है। म्यू एस, म्यू एस, म्यू एस को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब बताता हूं, सुनिए। जैसे ही मैंने प्रोपोर्शनली साइन हटा के कांस्टेंट लगाया, तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, इसका मतलब एफएस मैक्सिमम दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे। एक नॉर्मल रिएक्शन और एक सरफेस। सरफेसेस कैसी हैं? सरफेसेस बहुवचन। मतलब अभी बताता हूं, इस पे थोड़ा काम करते हैं। इसको क्या, अभी तो मैंने नाम बोला इसका, इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इट्स वैल्यू, किसकी वैल्यू? म्यू एस की। इसके बारे में बात करो, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नटूरे। जानते हो नटूरे? नटूरे जानते हो ना? सुना है नहीं नटूरे वाला? नटूरे वाली बात नहीं बताई अभी? अच्छा सुना दी, हाँ रुको, तो चलिए। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नटूरे ऑफ नेचर ऑफ सरफेसेस। एक चीज ध्यान से सुनना, यहां मैंने सरफेस नहीं यूज किया, सरफेसेस वर्ड बोला है। सरफेसेस यानी बहुवचन। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि यार ये जो सरफेसेस हैं, ये सरफेस खुरखुरी है या चिकनी है। समझना, ये सरफेसेस चिकनी चमेली है या खुरखुरी है, जो भी है, ठीक है। अच्छा अब आप बताओ, क्या इस बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आप अपनी गाड़ी खरंजे पे चला रहे हो या एक्सप्रेस वे पे चला रहे हो? या एक और एग्जांपल देता हूं, जब बर्फ
बर्फ, आइस, बड़ा जो क्या बोलते हैं, बड़ा सा आइस ब्लॉक जो होता है, नाम क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, ये जो बोल रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है, आइस बर्ग है नहीं। अरे जो सिल्ली, बर्फ की सिल्ली, हाँ, बर्फ की सिल्ली को ही बोलते हैं। अच्छा हाँ, मैं तो सिल्ली बोलता हूँ, ठीक। तो बर्फ की सिल्ली को इमेजिन करो, यदि आप अपनी सड़क के जो सड़क है जो खरंजे की बनी हुई है उस पे रख के उसे धक्का दे दो, ये रही बर्फ की सिल्ली, ठीक है, और ये रही आपकी सड़क जिसमें गड्ढे, या यूं चलो गड्ढे छोड़ो, खरंजा है बस, ठीक है। इसको जब धक्का दोगे तब इसमें सोच के देखना, अब वही बर्फ यदि आप एक मिरर पे रख दो, मिरर बहुत बड़ा मिरर है ना, तो अब आप बताओ बर्फ वही है, तो ये है खरंजा और ये है बिल्कुल स्मूथ मिरर। मिरर से स्मूथ क्या होगा, है नहीं, होते हैं, लेकिन अभी मिरर ले लीजिए, ठीक है। तो बताना वही आइस, वही है बर्फ की सिल्ली, दोनों के इसमें एमजी सेम है, लेकिन इसमें ये बहुत तेजी से भगेगी कि नहीं भगेगी, इसमें हल्के से एफर्ट पर भी आगे भगेगी, तो इसका मतलब इसमें फ्रिक्शन कम है। तो अब आप बताओ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे भी डिपेंड कर रहा है? फ्रिक्शन इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि वो सरफेसेस कैसी हैं, समझ गए? और सरफेसेस बहुवचन क्यों, कौन स्लाइड कर रहा है और किस पर स्लाइड कर रहा है, दोनों बातें। मतलब सरफेसेस ये भी चिकनी हो और ये भी चिकनी हो तो मजा नहीं आ जाएगा इसको चलने में, ये चिकनी हो ये खुरखुरी हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, या ये खुरखुरी हो रफ हो ये चिकनी हो तो थोड़ा, लेकिन जब दोनों ही स्मूथ होंगी तो इसके तो मजे आ जाएंगे ना। तो इसीलिए ध्यान रखना, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ साथ वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि वो जो सरफेसेस है कांटेक्ट में वो कैसी हैं, और इसकी वैल्यू आपको सवाल में गिवन होगी, नहीं तो फिर ये दोनों देख के ये निकलवा देंगे। और ये अच्छा ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। यूनिवर्सल मतलब जैसे मैं आपसे बोलता हूं कैपिटल जी की वैल्यू बताओ तो तुरंत बता दोगे 6.67, या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बताओ 3 × 10⁸। लेकिन मैं कहता हूं अच्छा बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू बताना, अच्छा चलो डेंसिटी की वैल्यू, तो डेंसिटी तो यार मेटेरियल टू मेटेरियल वेरी कर जाएगी ना, मैटर टू मैटर वेरी कर जाएगी, ठीक है। तो ये हर सरफेसेस के लिए अलग अलग है जो दिया होगा। तो ये अब इस पर एक छोटा सा टेक्निकली एक सवाल करते हैं, नहीं एक सवाल करते हैं। अच्छा एक और चीज यहां पे मैं बता दूं, ये फोर्स है, ये भी फोर्स है, इसकी ये जो एन है एक बाप के दो औलाद है, ये फोर्स मतलब इसकी यूनिट डायमेंशन सब फोर्स जैसी है। तो बताइए यहां से म्यू एस का फॉर्मूला आया एफ एस मैक्सिमम अपॉन एन, तो ये भी फोर्स ये भी फोर्स, फोर्स से फोर्स कट गया तो ये तो फैक्टर यूनिटलेस डायमेंशनलेस हो गया ना, तो ये डायमेंशनलेस नंबर है, ठीक है, डायमेंशनलेस। ओके और क्या बता सकता हूं मैं इसमें, चलिए और एक सवाल करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये दो अलग अलग फिगर है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होगी, ये सवाल में आपको गिवन होगा। चलिए मेरा एक सवाल सुनिए, सवाल मेरा एक एग्जाम्पल और करके बताइएगा। बेटा एक सरफेस है, ओके, इस बॉडी का वजन सपोज करो 30 किलो है, 30 किलो वजन है, ओके, और जी आपको 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, और इनका जो ये जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सपोज करो 0.2 है, कितना 0.2, ओके मुझे थोड़ा सोचने दो, ठीक है। चलो अब बताइए यदि मैं इस पे, क्वेश्चन मेरा ये है, मतलब ये बॉडी एक ऐसे सरफेस पे रखी हुई है जिनका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2 न्यूटन है, तो बताना यदि मैंने इस पर 40 न्यूटन फोर्स लगाई तो बताइए फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, एफ एस कितना होगा। इस सवाल को कर डाला तो बहुत चीजें झिंगा लाला शुरू हो जाइए, करिए। तो बहुत सारे ग्राहक हैं 60 न्यूटन 60 न्यूटन 60 न्यूटन 60 न्यूटन 60 न्यूटन बोल रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो सही बोल देना चाहिए मुझे। आ गया अनुष्का, क्या आ गया आंसर 60 न्यूटन, मैंने कब कहा कि आंसर सही है, ये मैंने थोड़ी नहीं कहा सही आंसर है। चलिए देखते हैं, यहां धोखा खा गए आप लोग, तभी तो मैंने कहा अभी आप शायद इस सवाल से और समझ जाए फ्रिक्शन का मतलब फ्रिक्शन की कैलकुलेशन। देखिए इस बॉडी पर एक तो अप्लाइड फोर्स लग रही है, एक mg लग रही होगी, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी, और एक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। और हमें भी नहीं, हमें क्या पता स्टैटिक लग रहा होगा, ये भी तो हो सकता है इस 40 न्यूटन ने खिसका ही दिया हो, भाई अभी नहीं पता, अभी मैं फ्रिक्शन लिख देता हूं खाली बस,
अभी तो मुझे यही नहीं पता कि काइनेटिक होगा स्टैटिक होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन में एक काम करते हैं, एफएस कैलकुलेट कर ले। लेकिन एफएस का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, एफएस मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं, वो आएगा म्यू एस एन। देखो यही है ना, म्यू एस एन यही होता है। लेकिन इस सवाल में क्योंकि बॉडी खिसकेगी तो इधर इधर खिसकेगी, यदि खिसकी भी तो ऐसे ऐसे तो फिर भी नहीं खिसकेगी, तो इसका मतलब ये वाली फोर्स तो बराबर है, दैट इज एन और एम जी तो बराबर ही हुए इस सवाल में। भाई यदि ये बॉडी खिसकेगी भी तो इधर उधर खिसकेगी, लेकिन ऐसे ऐसे तो फिर भी नहीं खिसक रही, तो जब कोई ऐसे ऐसे नहीं खिसक रही तो एन और एम जी बराबर हुए, बराबर हुए। तो एम दिया है सर ने 30 और जी 10 लेना है। थैंक यू सर, जी 10 देने के लिए 300 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन है। सिवेश ने अपना आंसर ठीक कर लिया। हाँ सिवेश अब ठीक है, कितना, हाँ आरुषि ने भी ठीक कर लिया। अभी भी इनकी मैं सैल्यूट करूंगा कि अभी भी इन्होंने आंसर ठीक कर लिया। तो हाँ, तो अब बताइए म्यू एस कितना है, 0.2 और ये कितना है 300, तो ये आंसर आ रहा है 60 न्यूटन। सर सही तो आ रहा है 60 न्यूटन बेटा, ये एफएस मैक्सिमम का। चलो तो अब आ जाइए, सर 60 न्यूटन आ तो रहा था हमारा आंसर, ये 60 न्यूटन आया है एफएस मैक्सिमम। एफएस मैक्सिमम मतलब ये वो कुत्ता है जो 60 न्यूटन तक पीछा करेगा, 60 न्यूटन तक पीछा होगा इसमें। तो यदि आप 40 लगा रहे हो तो वो 40 का जवाब देगा, आप 20 लगाते तो 20 आता, आप 60 लगाते तो 60 एक्टिवेट होता। आपने 40 है नहीं, नहीं नहीं, मैंने तो आंसर एफएस पूछा था बेटा, शुभम आप एडजस्ट मत कर दो, ठीक। तो सुनिए प्लीज, इस सिचुएशन को समझिए। ये सवाल छोटा सा जरूर है पर शायद एफएस को और समझा गया आपको कि भाई ये एफएस मैक्सिमम का आंसर है। एफएस मैक्सिमम यानी इस फिगर में इस बॉडी का जो पीछा होगा, ये एक ऐसा कुत्ता है जो 60 न्यूटन तक बॉडी को हिलने नहीं देगा। तो तुमने 40 लगाई है तो हिलने नहीं देगा, 45 लगाओगे तो हिलने नहीं देगा। लेकिन ध्यान करो, ये इसी नेचर की वजह से, सुनो, किसके, इसी नेचर की वजह से। अच्छा पहले ये बताओ, ये स्टैटिक है या काइनेटिक है? ये स्टैटिक फ्रिक्शन है और ये अब 40 न्यूटन होगा, ये 40 न्यूटन होगा, ये 60 नहीं होगा। यदि आपने ये 45 लगाया होता तो ये 45 होता, ये 50 लगाया होता तो ये 50 होता, ये 60 लगाया होता तो ये 60 होता। हो समझ में आ गया ना बेटा सबको अपनी गलती, ठीक है ना? जल्दी बोलो, आ गया ना समझ में? तो इसमें जो आंसर आएगा, नीचे 2-3 फॉर्मेलिटी की लाइन लिख के फिर बता देना कि हमारा एफएस 40 न्यूटन आएगा, ठीक है? चलिए, तो होपफुली यहां तक समझ में आया। अब आ जाइए, तेल के साथ कंघी फ्री मिलती है तो कोई मना नहीं करता, वो तो गंजा भी मना नहीं करता। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला तो बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम, बिल्कुल नेहा कक्कड़ की तरह रिमिक्स गाने ओ इट्स बादशाह। यदि कोई बॉडी, इसी में फंसा देता हूं मैं, यदि कोई बॉडी, लो इसको स्क्रीनशॉट लो, पहले मिटा ही देता हूं, ठीक। यदि कोई बॉडी मान लो मूव कर गई, नेक्स्ट सिचुएशन, ये रही बॉडी, ओके, और ये बॉडी भग रही है, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, ये रहा एमजी, ये रहा अप्लाइड फोर्स, और सपोज करो आपकी अप्लाइड फोर्स ने उस बाधा को तोड़ दिया और वो खिसक रही है, तो इस फ्रिक्शन का नाम क्या होगा बोलो? एफ के। अब एफ के का फॉर्मूला, तो बेटा एफ के का फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम टू सेम, ऐसा लगेगा वही कहानी रिपीट कर दी सर ने। एफएस मैक्सिमम भी एन के प्रोपोर्शनल, एफ के भी एन के प्रोपोर्शनल, बस अंतर ये है कि जब हम यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो म्यू के आता है, अपने आप ही नाम समझ जाओ, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, बस इसकी वैल्यू नोट सुनो। अच्छा एक चीज और, 2-3 बातें बताता हूं। पहली बात, म्यू के यदि थोड़े से भी आईक्यू और सेंस हो, तो जैसे ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस था तो ये भी तो यूनिटलेस डायमेंशनलेस हो गया। पहली चीज जो नोट करने वाली बात ये है कि बस म्यू के की वैल्यू म्यू एस से थोड़ी कम होती है। म्यू के की जो वैल्यू आती है, यहां जो कॉन्स्टेंट आता है, जैसे सपोज करो पिछले सवाल में 0.02 था तो ये 0.01 हो जाएगा, ये वैल्यू गिवन दे रखी होगी। तो म्यू के थोड़ा सा म्यू एस से कम आता है। क्यों बराबर क्यों आना चाहिए शुभम, ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने आपको एक बात बताई थी, ग्राफ ध्यान है नहीं ध्यान, कि एक बार बॉडी खिसक जाए उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन के नखरे थोड़े कम हो जाते हैं। यदि ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी
तो ये दोनों फोर्सेस ये वैल्यू बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे फिर? ओहो, ये वैल्यू ये प्रैक्टिकली दिया जाएगा वैल्यू आपको, ये सब उसके टेंशन मत लो। हाँ, अरे ये तो मैंने बोल दिया आपको कि म्यू के और म्यू एस, नीचे एक चीज और लिखी हुई है ना, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नटूरे ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। अच्छा, यदि वही बॉडी उसी सरफेस पे स्टैटिक फ्रिक्शन झेल रही है और वही बॉडी उसी सरफेस पे काइनेटिक फ्रिक्शन झेल रही है, तो म्यू के थोड़ा कम हो जाएगा स्लाइटली, ये अपने आप ही, ये नेचर है। व्हाट इज फिजिक्स? स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। नेचर को ही तो पढ़ रहे हैं, म्यू के, तो म्यू के म्यू एस से थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा, एक और चीज, यदि दोनों ओर में नोट, ये नोट है, याद करने वाली चीज है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। आपकी फिजिक्स पढ़ने का थोड़ा लेवल चेंज करो। मैंने कहा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो ये जवाब यदि आपका आ गया क्यों, तो कोई मास्टर नहीं पढ़ा पाएगा आपको। है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 क्यों होता है? अरे इसका क्या जवाब होगा भाई? नेचर में उसको पढ़ा, ढूंढा, उसको स्टडी किया तो पाया गया कि उसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे। नहीं, क्यों 11 इलेक्ट्रॉन क्यों थे इसमें? ये क्या बात हुई? ठीक, तो ऐसे चूज करके नहीं पढ़ना। ठीक, तो चलिए, म्यू के इज फाउंड टू बी लिटिल बिट लेस देन द म्यू एस। अब दोनों ओर एन का मल्टीप्लाई करो, दोनों ओर एन का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एन कर दिया, इधर एन, जैसे मैंने एन का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मुझे नहीं पता शुभम, जरूरी नहीं है मैं सारी चीज जानता हूं, मैंने हार मान ली, हार गया मैं, अब क्या करूं? नहीं, ठीक, म्यू एस इंटू एन, ये तो देखा देखा सा लग रहा है। हाँ, देखा तो था अभी थोड़ी देर पहले। ये क्या है? एफ एस मैक्सिमम, और ये क्या चीज है? म्यू के इंटू एन, एफ। तो आपने नोटिस किया म्यू के म्यू एस से कम हो जाता है, इसी वजह से काइनेटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम हो जाता है, ये चीज। और किसी किसी सवाल में आपको जब आप करोगे, सवाल करोगे, तो जैसे कभी कहते हैं ना जी 9.8 की जगह 10 ले लो, रस्सी को मास ले लो, तो जब सवाल कहे तो कभी कभी सवाल कह देता है म्यू के म्यू एस एक जैसा ले लेना, अपना सवाल करो, तो जब सवाल कहे तब सेम लेना है, वरना कायदा तो यही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा सवाल करते हैं तो और समझ में आएगा। तो यानी एफ एस के संग एफ के का फॉर्मूला मुफ्त मिला, सेम टोन में मिला, एफ एस एफ के फॉर्मूला एक जैसे हुए। अब मैं एक एनसीईआरटी उठा रहा हूं और एक सवाल करते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल। धीमे धीमे ऐसी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। पेज नंबर है 102 एग्जाम्पल 5.9। क्या ठीक, एग्जाम्पल 5.9 और पेज 102। क्या सिचुएशन है देखिए, वो कह रहा है व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन द फिगर, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.04, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, जी 10 लेना है, नेग्लेक्ट द मास ऑफ द स्ट्रिंग। चलिए फिगर में बना देता हूं, देखिए एक सरफेस है, उस पर एक ट्रॉली दिखा रखी है, ठीक है, ट्रॉली है, वो ट्रॉली एक रस्सी से बंधी हुई है, यहां पर एक पुली है, ठीक है, पुली, और फिर वो रस्सी इस पुली से होके हुए यहां जा रही है, यहां एक ब्लॉक है, ठीक है। और बेटा यदि बाई चांस इमेजिन करो भाई ये ट्रॉली चलने लगी, चल सकती है नहीं, संभावना है, और संभावना क्या, हमें सवाल से अलग सोचना ही नहीं है, जब सवाल कह रहा है चल रही है तो चलाएंगे ही उसे। रस्सी इनइलास्टिक है, रस्सी मासलेस है, तो ये तो तय हो गया, जिस एक्सेलरेशन से ब्लॉक नीचे जा रहा होगा उसी एक्सेलरेशन से ये ट्रॉली ऐसे जा रही होगी। एक्सेप्ट करते हो इस बात को? इसके लिए शर्त क्या जरूरी है? रस्सी इनइलास्टिक होनी चाहिए, इनइलास्टिक। यदि ये इलास्टिसिटी हुई तो ये अपना अलग चल रहा है, वो तो चलेगा ही नहीं फिर। तो यदि रस्सी इनइलास्टिक है तो जिस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है उस एक्सेलरेशन से ब्लॉक जा रहा होगा। अब व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के, जो कि यहां होगा, यहां तो फ्रिक्शन का कोई रोल है ही नहीं, है ना, क्योंकि यहां कांटेक्ट में म्यू के कितना दे रखा है 0.04। उसके बाद व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, अच्छा यहाँ वजन यहां दे रखा है, ये 20 किलो का है और ये 3 किलो का है, ये 3 किलो ये 20 किलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टेंशन मत लेना, ठीक है, टेंशन के सवाल करेंगे पर टेंशन मत लेना। देखिए सबसे पहले तो आप ना जो जो फोर्सेस हैं उनको ढूंढिए, जैसे इसको लेते हैं, इस पे एक अर्थ लगा रही होगी एम जी,
हैंड टू हैंड सॉल्व कर दो इसको। m कितना है 3, g कितना है 10, 3 और 10 कितना हो गया ये 30 न्यूटन। एक फोर्स तो ये लग रही है इस पे, ये इस पुली पर ऐसे करके रस्सी के माध्यम से टेंशन लगाएगी, तो बेटा इधर भी टेंशन लगेगी, लगेगी कि नहीं लगेगी पूरी रस्सी में। अच्छा क्योंकि अच्छा मैंने आपको बताया था ना, यदि पूरी रस्सी में बीच में कोई चुल्ल नहीं हो, ये हो तो रही है चुल्ल, लेकिन ये फ्रिक्शनलेस पुली है तो इस चुल्ल को चुल्ल नहीं मानेंगे, तो यानी इस पूरी रस्सी में एक जैसी टेंशन मानेंगे, ठीक है। अच्छा अब आप बताओ, यदि ये ट्रॉली खिसक रही है तो ढूंढो, जादू से नहीं खिसक रही होगी, कोई तो फोर्स होगी जो इधर खिसका रही है ना। देखो ये ट्रॉली बनी है रस्सी से, रस्सी के माध्यम से इस पर एक फोर्स आ गई है टी, देखो टी आ गई नहीं आ गई टी, ये वाली फोर्स उसको ऐसे खिसका लेगी, ये इस पर इधर लगाएगी टी। पहले ये सीन समझ में आ गया। अब ट्रॉली को देखते हैं, ट्रॉली पे और कौन सी फोर्स हो सकती है, एक कैपिटल एम जी, एम कितना है 20 गुणा 10 200 न्यूटन। एक इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, बताना नॉर्मल रिएक्शन क्यों लगेगी, लगेगी एक बाप की दो औलादे, नॉर्मल रिएक्शन तो तब भी लगती है ये मोशन में नहीं होता, हाँ लेकिन क्योंकि ये मोशन में आ गया है तो इनके पास एक एफ के और एक्टिवेटर है। देखना ये डायग्राम समझ में आ गया है नहीं आ गया, ठीक है। डायग्राम देखिए, कोई चीज मिस ना हो जाए, ठीक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सवाल। उसने एक तो टेंशन पूछी है, टी बताओ, एक्सेलरेशन पूछा है, अब कैसे करें, तो यहां से शुरुआत करते हैं, कुछ मिल जाए तो, या पहले यहां से शुरुआत करते हैं। बताना ये जो ट्रॉली है ये ऊपर नीचे तो नहीं जा रही ना, इस डायरेक्शन में तो ये, अच्छा आप कभी कभी ये भी लिख सकते हो ऐसे, ऐसे ऐसे फिगर बना दो एक्स वाई, समझ गए नहीं, मतलब मैंने इस डायरेक्शन को एक्स माना है और इस डायरेक्शन को वाई मान लिया। तो बताना ये जो ट्रॉली है, टेकिंग ट्रॉली एज अ सिस्टम, प्लीज इधर देखिए, टेकिंग ट्रॉली एज अ सिस्टम, इस लाइन का मतलब मैं पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं, इसका मतलब क्या है बोलो। अब आपको ट्रॉली देखनी है, सिर्फ ट्रॉली देखनी है, ट्रॉली देखनी है, अर्जुन बन जाना है और सिर्फ ट्रॉली को देखना है और ट्रॉली पे लगने वाली फोर्सेस। और यदि आप होशियार नहीं हुए हो तो चलिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम ट्रॉली का दिखा देता हूँ। बताइए ट्रॉली पे कौन कौन सी फोर्स है, एक ये रही है, एक ये लग रही है, ये कितनी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 200, एक ये टेंशन लग रही है और एक पहियों पर फ्रिक्शन लग रही है एफ के। ये क्या चीज कहलाती है, जब हम किसी फिगर को क्रॉप कर ले तो इसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। तो ट्रॉली का एफ बी डी ये रहा, ठीक है। अब बताना, यहां मैंने एक्स वाई ऐसे दोबारा लिख दिया, चलो ठीक है, यहां से हटा के यहां। अब बताना बॉडी, सिंस देयर इज इक्विलिब्रियम इन वाई डायरेक्शन, देयर इज इक्विलिब्रियम इन वाई डायरेक्शन, क्या मतलब है इस बात का, हाँ इस डायरेक्शन में ऊपर नीचे नहीं होगी, नेट फोर्स 0, दैट इज एन किसके बराबर हो गया 200 न्यूटन। ये समझ में आ गया भाई, टोटल अपवर्ड फोर्स टोटल डाउनवर्ड फोर्स, तो एन 200 न्यूटन, तो एन से एन कट जाएगा ना, एन से एन कट जाएगा, 200 इक्वल टू 0 या 1, हाँ कट दो, क्यों भाई नहीं कटेगा, ये नहीं मन तो कर रहा है काट दो, नहीं कटेगा, ये यूनिट है, ये फोर्स है, एन इक्वल टू 200 न्यूटन, ठीक है। चलिए आपने पहले तो एन निकाला, लेकिन एन निकाला क्यों, एन तो पूछा नहीं है, एन तो पूछा ही नहीं है, नहीं बेटा, क्योंकि मुझे ना ये फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करनी है और फ्रिक्शन फोर्स बिना एन के नहीं कैलकुलेट होती, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू के एन, समझना है। एन क्यों निकाला मैंने पहले, क्योंकि एक्चुअल में मेरी नियत तो इस फॉर्मूले को चलाने की थी। अब म्यू के हमको दे रखा है 0.04, एन तो नहीं दे रखा था ना, एन तो हमने अपनी मेहनत से निकाला, तो ये म्यू के है 0.04 और ये एन भाई साहब कितने हैं, एन 200, सॉरी ऊपर ही, तो कितना हो गया बेटा, मेरी मैथ थोड़ी गड़बड़ है, 8 न्यूटन, दिस इज एफ के, एफ के हो गया। चलिए अब आ जाइए, यूजिंग नाउ यूजिंग एफ बराबर एम ए इन या अलोंग एक्स डायरेक्शन, समझना मेरी लैंग्वेज को समझिएगा, जैसे आपने वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लिख दिया कि सिंस देयर इज इक्विलिब्रियम इन वाई, तो आपने अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स बराबर लिख दी, लेकिन इस डायरेक्शन में थोड़ी नहीं इक्विलिब्रियम है, जब इस डायरेक्शन में एक्स वाली डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं है ना, तो वहां एफ बराबर एम ए लगाइए। तो बताइए अर्जुन बन जाइए और सिर्फ एक्स वाली डायरेक्शन को देखिए,
सर ये एफ के तो मैक्सिमम निकालना होगा ना। क्यों मैक्सिमम क्यों निकालेंगे एफ के? सवाल ने क्लियर बोल रखा है बेटा कि बॉडी मोशन में एक्सेलरेटेड है, तो इसका मतलब ये श्योर हो गया ये काइनेटिक फ्रिक्शन है बस। और काइनेटिक फ्रिक्शन का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है ये। काइनेटिक फ्रिक्शन में मैक्सिमम मैक्सिमम नहीं निकालते ये तो। अब बताइए, अब मेरी बात सुनना, इस डायरेक्शन में एफ बराबर एम ए लगा रहा हूं, इस वाली डायरेक्शन मतलब एक्स, तो बताइए क्योंकि ये सिस्टम इधर एक्सेलरेट कर रहा है इधर, तो टी माइनस एफ के को लिखेंगे, एफ की जगह लिखूंगा टी माइनस एफ के। बेटा वही फिजिक्स है, वही आर माइनस एम जी, या हेलीकॉप्टर वाला सवाल या लिफ्ट वाला सवाल। बस इस वाले सवाल में से मैंने टी में से एफ के क्यों घटाया? क्योंकि जा इधर रहा है, जा इधर रहा है, ओवरऑल नेट फोर्स इधर ही जिंदा रही, तो टी में से एफ के घटाएंगे और एफ के कैलकुलेट है, तो टी माइनस 8 इक्वल टू एम। एम कितना? 20 या 3? जल्दी बोलो, 20 या 3? 20, क्योंकि जो सिस्टम है हम उसको सवाल कर रहे हैं। 20 सिस्टम 20 किलो का है, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई आपकी, एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इक्वेशन, नाउ टेकिंग ब्लॉक एज अ सिस्टम, टेकिंग ब्लॉक एज सिस्टम, ठीक है, टेकिंग ब्लॉक एज अ सिस्टम, ये रहा ब्लॉक, इसको सिस्टम ले। ये तो बहुत सिंपल है, इसके लिए क्या फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बनाऊं? ये इधर एक्सेलरेट हो ही रहा है, बता दीजिए यूजिंग एफ बराबर एम ए, आप ही बता दीजिए यूजिंग एफ बराबर एम ए, ठीक है, बता दीजिए कैसे लगाऊं, एफ की जगह क्या लिखूं? जल्दी बताओ, एफ की इस वाले को देख के एम जी माइनस टी, वेरी गुड, है ना, एम जी माइनस टी, एम जी की जगह 30 लिख दूं ना, 30 माइनस टी, देखना बेटा एफ की जगह यही आएगा ना, 30 माइनस टी, और एम ए, एम की जगह क्या आएगा? 3 इंटू 8, ओके। अब ये दो इक्वेशन हो गई, ये आपका काम है। अरे दो इक्वेशन, दो अननोन, टी और ए, सॉल्व कर लो इसे, चलिए करिए, तो आंसर आ गया, वेरी गुड। ऐसे ही होगा अब आगे बेटा, एफ एस हो तो आपको एफ एस मैक्सिमम ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन जब कोई बॉडी मोशन में हो तो एफ के कैलकुलेट करो कदम। चलिए अभी सुनिए एक और चीज, इसे मिटा दूं ना, एक और छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, छोटा सा है, वो है, अच्छा एक और, वैसे एक और बताता हूं, एक चीज और, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये आता नहीं है पूछने को, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार है, 4 लॉ है, बहुत आसान है, टेंशन मत लो, दो तो आपने पढ़ लिए, दो नहीं 3 पढ़ लिए आपने एक्चुअली, बस मुझे एक बताना है। पहला लॉ कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन किसका नाम होता है? एफ एस मैक्सिमम का, ठीक है। अच्छा कभी कभी आलसी बने में एफ एस इक्वल टू ये लिख देते हैं, आलसी बने में, तो ध्यान रखना, मेरी बात सुन लेना, हमारी फिजिक्स में एफ एस का कोई फॉर्मूला है ही नहीं, यदि उसने ऐसे लिख दिया है ना तो ये एफ एस मैक्सिमम ही है, फिर ऐसे लिख दिया आलसी बने में तो ये एफ एस मैक्सिमम का ही है। तो पहला फॉर्मूला बताना, एफ एस, बोलो मैंने पढ़ाया है या नहीं पढ़ा? ये फर्स्ट लॉ है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज आल्सो कांटेक्ट फोर्स, दिस इज आल्सो कांटेक्ट फोर्स, दिस इज नॉर्मल, दिस इज टेंजेंशियली। दूसरा डायरेक्शन का क्या है बताओ, एफ एस मैक्सिमम किधर एक्टिवेट होता है? टेंजेंशियली लगेगा, इन बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट लगेगा, और अपोजिट लगेगा किसके? जिधर बॉडी रिलेटिवली मूव करना चाह रही होगी, स्लिप करना चाह रही होगी, उसके अपोजिट। अच्छा मैं एक वैसी क्वेश्चन पूछता हूं, इस समय तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मान लो ये दीवार है और ये फर्श है, और एक सीढ़ी, नसैनी जिसे बोलते हैं, लेडर लकड़ी वाली रख दी है, और यदि ये खिसक नहीं रही है, तो मुझे बताओ यहां फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा और यहां फ्रिक्शन किस साइड में लग रहा होगा? बोलो बताइए, पहले यहां बताइए, यहां फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा? फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा इस पे? अरे यू करके समझ में ही नहीं आ रहा मुझे, लेफ्ट या राइट ये बताओ, इधर बताओ, इस पे फ्रिक्शन राइट लग रहा होगा या लेफ्ट लग रहा होगा यदि ये बैलेंस है? यदि ये सीढ़ी खिसक नहीं रही है, स्लिप नहीं मार रही है, तो वेरी गुड, यहां फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि सुनिए, क्योंकि इसकी जो टेंडेंसी है स्लिप करने की वो इधर है ना, स्लिप करने की, ये सीढ़ी इधर स्लिप करना चाहेगी,
चाह वो इधर स्लिप रही है, स्लिप करना चाह रही है, ठीक है, वो केला खाया था स्लिप कर रही है जवान। तो लेकिन और अच्छा, यदि ये वाकई बैलेंस है तो ये एफएस है, ध्यान रखना क्या है, एफएस। और यदि कोई आदमी इस पे चढ़ा और फिसल गई सीढ़ी तो यही एफ के हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि फिर ये इधर खिसक ही रही है तो फिर ये एफ के हो गया ना। तो पहली बात ये समझ में आ गई, एफएस क्लियर है कि इस पे फ्रिक्शन इधर, जिसने इसे रोक रखा है खिसकने से। अब इस पे बताइए ऊपर है या नीचे फ्रिक्शन, किधर, हाँ इस पे अपवर्ड। चलो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही समझोगे, हालांकि मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, एनसीईआरटी में तो फ्रिक्शन बहुत लुल्लर टाइप का दे रखा है। फ्रिक्शन में यदि सबसे कठिन चीज कुछ है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालना है। अब आप कहोगे सब समझ में तो आ रहा है, अरे मैंने एग्जाम्पल ही वो दिए हैं जो समझ में आ रहे हैं, मैं तो पढ़ा एनसीईआरटी रहा हूं ना सिलेबस के लिए। लेकिन कभी मौका मिला, कोई अच्छा क्वेश्चन मुझे मिला, टाइम मिला, तो जब मैं एक अच्छा क्वेश्चन पकड़ूंगा तब थोड़े चांद तारे दिखाई देते हैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन अभी जो है उसको पढ़े, जिस गली नहीं जाना उसका रास्ता क्या पूछना। तो चलिए, तो पहला लॉ है लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा, इसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू रिलेटिव मोशन होती है। तीसरा कि ये नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, यानी म्यू एस पे। ये तीन चीजें तो समझ गई। चौथी चीज सुनिए जो मैंने अभी नहीं बताई, एक विचित्र बात, एक आपको हो सकता है अजीबो गरीब लगे, लेकिन दिल से नहीं पढ़नी, दिमाग से पढ़नी है कुछ। पता है फ्रिक्शन की एक शानदार बात, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, मैंने 4 में से 3 बातें बता दी है, बस चौथी बात सुनिए, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, ये एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड नहीं करती। शब्द नहीं समझ में आया, समझाता हूं। यदि ये फ्लोर है कोई, है ना, यदि ये कोई फ्लोर है, यदि मैंने कोई ईंट ऐसे रख दी, क्लियर है, और वही ईंट ऐसे लुढ़का दी, दोनों में फ्रिक्शन सेम लगेगा, ध्यान रखना, दोनों में फ्रिक्शन सेम लगेगा। जबकि एरिया ऑफ कांटेक्ट आपको हो सकता है, आपका दिल कहे आपके, ठीक है ना, कि नहीं हमारा दिल ऐसा कह रहा है, दिल की नहीं सुननी, आपको इसमें ऐसा लगेगा कि ईंट ज्यादा एरिया में कांटेक्ट में आ गई, ईंट ज्यादा एरिया में कांटेक्ट में आ गई, है ना, तो आपको लगेगा इसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा। नहीं, इसमें क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाती है। आप ऐसे समझो, देखो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगी, इसमें mg और n बराबर होंगे, इसमें mg और n इसमें भी बराबर होंगे, क्लियर है। मान लो n 200 न्यूटन, ये 200 है तो ये भी 200 होगा, इमेजिन करो। तो अंतर समझिए, इसमें 200 न्यूटन फैल गया, इतने से इतने एरिया में फैल जाएगा, ये सब मिलके 200 न्यूटन दे रहे, इसमें वो 200 न्यूटन इतने में समेट दिया, तो रिएक्शन इसमें ज्यादा है। मतलब इसमें आपको बुद्धि नहीं लगानी, चाहे ये सवाल हो चाहे ये सवाल हो, दोनों के केस में फ्रिक्शन सेम लगना है। बस इसे पढ़ लो, रट लो, समझ लो कुछ भी, कि फ्रिक्शन फोर्स, इट कौन है यार, फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन। और एक बात और, ये लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके हैं, मतलब किसके, लिमिटिंग फ्रिक्शन के, ये इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, चाहे ये हो चाहे ये हो। यदि वही फ्लोर है, वही ईट है, तो एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, जबकि इसमें कम एरिया और इसमें ज्यादा एरिया कांटेक्ट में था। बस ये वाली बात बताना भूल गया था। एक क्वेश्चन और बताइए, वो भी मैं समझा चुका हूं। क्वेश्चन ये है, वाई एफएस मैक्सिमम या एफएस स्टैटिक फ्रिक्शन, सिर्फ एफएस, वाई स्टैटिक फ्रिक्शन is called self-adjusting in nature. Why FS is called self-adjusting in nature? ये शब्द बताना भी जरूरी था, self-adjusting in nature। ये क्वेश्चन है बेटा, सोचो इस शब्द का मतलब। ये अपने, मैंने कहा ना कुत्ता है, सूंघ के अपने, अभी आपने एक सवाल किया था, हाँ ये अपने आप ही एडजस्ट कर लेता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। एक चीज और, ये अपने आप ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सूंघ लेता है और अपने आप ही एडजस्ट होता है। जैसे अभी आपने एक सवाल किया था, एक सवाल मैंने दिया था जिसमें एफ अप्लाइड 40 न्यूटन थी और डाटा ऐसे दिए थे कि एफएस मैक्सिमम कितना आ रहा था,
सॉल्व करने पर 60 न्यूटन। एफएस मैक्सिमम की क्षमता 60 थी, लेकिन वो 60 तो नहीं लगा ना, वो लगा कितना, अपने आप ही एडजस्ट होके लगा कि नहीं मुझे तो 40 के बदले 40 का जवाब देना है। यदि आप इसे 39 कर देते तो ये 39 हो जाता, तो हो गया ना अपने आप एडजस्ट। इसे 38 करते तो ये 38 हो जाता, हो रहा है ना एडजस्ट। और यदि मैं इसको पलट दूं केवल 1 मिनट, यदि एफ अप्लाइड इधर लगा दूं 40, तो ये सूंघ के इधर एडजस्ट हो जाता है 40 न्यूटन। तो दैट्स व्हाई एफएस इज आल्सो नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। इसे कोई नहीं लगाता, जो सरफेस इन कांटेक्ट है वो लगाती है, और वो अपने आप ही होशियारी से आईक्यू से लगा लेती है, बस अपने आप ही एडजस्ट होकर लगा लेती है। अच्छा एक बात बताओ, यदि कोई बच्चा आपसे लड़ रहा है, फन के लिए लड़ रहा है, तो आप अपनी पूरी ताकत थोड़ी नहीं लगाते हो, उसके साथ उतनी ताकत यूज करते हो जितनी आपको लगता है काम चल जाएगा। तो एफएस मैक्सिमम भले इसकी क्षमता 60 न्यूटन है, पर ये अपनी क्षमता का इस्तेमाल तब करती है जब कोई बिल्कुल ही ये 60 हो जाए तब 60 लगाती है, नहीं तो अपने आप एडजस्ट होती रहती है अपनी लिमिट तक। होपफुली ये भी समझ में आ गया। अच्छा कुछ ऐसे ही क्वेश्चन सुन लो जो आप अपने आप जवाब दे दोगे। फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, एक डायलॉग आता है, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, मतलब इविल माने बुराई, नेसेसरी चाहिए भी, मतलब एक ऐसी बुराई है जो चाहिए भी। ये नुकसान भी करती है, नो डाउट नुकसान करती है, वियर एंड टियर जनरेट होते हैं, टायर बेचारे गंजे हो जाते हैं चलाने के बाद, 20-22 हजार किलोमीटर देखा है ना ये। लेकिन बिना फ्रिक्शन के नहीं चल सकते आप। 1 मिनट में आपको बताता हूं, आप चलिए आपका चलना बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये बताइए, आप चल रहे हैं, मैं अब चलने की कोशिश करता हूं, बताइए, मैं अपना पैर तो नहीं दिखा सकता लेकिन फील करिए, जब आप चलते हो तो पैर थोड़ा टेढ़ा करते हो ना, तब आप क्या करते हो बताओ। आप ऐसे, जैसे ये बंदा है, ऐसे करके पृथ्वी पे फोर्स लगाते हैं ना, पृथ्वी मतलब फ्लोर पे सॉरी, लगाएगा नहीं लगाएगा बताओ कि आप यू पे। अच्छा ये बताओ कि चलने के लिए यू फोर्स लगाते हो क्या, यू लगाते हो फोर्स चलने के लिए, यू नहीं लगाते ना, तिरछा लगाना पड़ता है ना। जब आप यू लगाओगे तो यू रिएक्शन मिल जाएगा फ्लोर का, यू लगाओगे तो यू मिल जाएगा, ज्यादा लगाओगे तो थोड़ा उछल जाओगे बस, और क्या होगा, लेकिन आप आगे पीछे तो नहीं खिसके ना। लेकिन यदि आपने थोड़ी तिरछी लगाई, अब तिरछी नजर को देखना है इसकी, सुनना आप धीमे, ये क्या चीज है, एक्शन जो आपने फ्लोर पे दिया, फिर आपको फ्लोर आप पे लगाएगा ना हाथ। अब 1 मिनट, इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं मैं, इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम, तो आप मुझे बताइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो मुझे ए दिखाना चाहिए या आर दिखाना चाहिए, बताइए। इस आदमी का यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो ए दिखाऊं या आर दिखाऊं। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब उस पर लगने वाली फोर्स दिखानी है, और उस पर तो ये लगी है, बताओ ये किसने लगाई है, फ्लोर ने। अब इस फ्लोर के 2 कंपोनेंट तोड़ दो, एक इधर एक इधर, तो ये कंपोनेंट है ना, ये कंपोनेंट तो आदमी का वेट बैलेंस कर लेगा, क्योंकि वेट भी तो होगा, है ना। ये कंपोनेंट सुनो, ये एन, ये का, इस आर के 2 कंपोनेंट तोड़ दीजिए, ये अब आर को देखो मत, ये इसको बैलेंस कर लेगा, और ये फ्रिक्शन से लड़ रहा होगा, यदि ये कंपोनेंट ना एफएस मैक्सिमम से ज्यादा होना चाहिए और आप चले जाओगे, ये वाला जो कंपोनेंट है एफएस मैक्सिमम से ज्यादा होगा, आप खिसक लोगे। तो समझ में आ गया। तो आप इसकी फ्रिक्शन की, अच्छा यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो आपका पैर स्लिप कर रहा होता, आप तिरछा फोर्स लगा ही नहीं सकते थे, लगा ही नहीं सकते थे। तो फ्रिक्शन की बहुत सारी चीजें, और जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेगा तो पता चलेगा कि फ्रिक्शन चाहिए भी। हाउ कैन वी रिड्यूस मिनिमाइज फ्रिक्शन, मतलब हम फिजिक्स ने खूब तरक्की कर ली है लेकिन फ्रिक्शन जीरो नहीं कर पाए हैं, लेकिन फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हाउ कैन यू मिनिमाइज द फ्रिक्शन, ये आपके लेवल के, ये प्रोजेक्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं जो आप जानते हो। फ्रिक्शन को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, सरफेस को स्मूथ करिए, स्मूथ नहीं हो पा रही लुब्रिकेंट यूज करिए, ऑयलिंग यूज करिए, मशीनरी पार्ट्स हैं यदि आप चाहते हो कि फ्रिक्शन कम हो तो लुब्रिकेंट ऑयलिंग करते हैं। स्लाइडिंग की जगह रोलिंग यूज करिए, वो देखिए ना बॉल बियरिंग जो गोलियां, वो बीच में एक फैशन चला था, जिसके हाथ में देखो वही घुमा रहा है, उसको क्या बोलते हैं इसको, हाँ वही जो इंग्लिश में ये बोल रहे हैं ठीक है, स्पिनर बोलते हैं, पहला शब्द नहीं बोल पा रहा मैं, फिजिट। हाँ तो उसमें वो देखते हो, वो छोटी छोटी गोलियां होती हैं, वो रोलिंग मोशन क्रिएट करती हैं, और रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। तो स्लाइडिंग की बजाय रोलिंग यूज करिए,
है ना, लुब्रिकेशन से यूज करिए। और क्या हो सकता है, आगे पढ़ोगे एक स्ट्रीमलाइन शेप होती है, एक आगे पढ़ोगे, अभी मैं नहीं समझ में आया तो रहने देना। स्ट्रीमलाइन शेप होती है उसमें ना, जैसे आपने देखा होगा ना बुलेट ट्रेन आगे से शेप कैसी होती है, एरोप्लेन की शेप आगे से एक जैसी है कि नहीं शेप मामले में, है ना। बुलेट ट्रेन हुआ और ये क्या कहते हैं एरोप्लेन, ये थोड़ा सा हाँ हाँ हाँ, ये सब ये आगे की शेप ऐसी होती है कि स्पीडली चल लेती है ये अपनी शेप की वजह से। रेसिंग कारों की भी शेप वही होती है, इनको स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। तो ये सब कैसे छोटे मोटे क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो अभी कितना टाइम है, झेल पाओगे नहीं, कल ही देखेंगे अब, चलो अब कल देखेंगे नहीं। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।